एक डिसरप्शन हो गया था, कट गया था। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख रहे थे इन चीज़ों को। तो ये हमारा राइबोसोम हो गया 70S टाइप का। यहीं पे मैंने क्या बताया कि इसका अपना ही क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम की बात करूँ तो एक हम कह सकते हैं अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, इसका अपना क्रोमोसोम हो गया। अपना क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल सर्कुलर डीएनए हम कह सकते हैं। क्रोमोसोम किस फॉर्म में है, डीएस, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के रूप में। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है। एंड अगर मैं इसके साथ साथ और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इंजाइम प्रेजेंट होता है। ये इंजाइम है क्या, ये इंजाइम मेन इंजाइम है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एंड ये इंजाइम को हम रुबिस्को इंजाइम कहते हैं। रहता तो ये प्रोटीन है लेकिन इंजाइम के रूप में काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजाइम है, या मेन इंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं। इसको रुबिस्को कहते हैं हम लोग, रुबिस्को। ठीक है, इस एंजाइम को रुबिस्को कहते हैं, जो कि हमारा मेन एंजाइम है केल्विन साइकिल का। मेन एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें केल्विन साइकिल आएगा, जहां फोटोसिंथेसिस का मेन ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। बिल्कुल रौनक, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम भी यही होता है। देखो, हम लोग लिए किसको, हम लोग इसको देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही हम बड़ा करके देख रहे हैं ऐसे, है ना। इसको हम ऐसे बड़ा करके देख रहे हैं। तो जब इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं तो इसका इनर मेम्ब्रेन समझना, इसके अंदर वाले मेम्ब्रेन के, मतलब कि थाइलाकॉइड के बीच क्या होगा, एक सिक्का लो, लेकिन सिक्का अंदर से समझो हॉलो है। तो हॉलो है तो उसका दो मेम्ब्रेन होगा, एक बाहर से एक अंदर जो होगा उसका इनर मेम्ब्रेन का भी दो सरफेस होगा। जैसे ये समझो ये है, उसके अंदर एक सरफेस होगा। तो इस सरफेस पे क्या है, कुछ यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर बना के ऐसे, यूनिट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन यूनिट्स को क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। इसके इनर सरफेस पे, अगर मैं इसके बात करूं, इनर सरफेस पे क्वांटासोम प्रेजेंट होता है। ऑन इनर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है भाई, तो ये यूनिट जो है, इस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, क्वांटासोम बोलते हैं, क्वांटासोम। मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ना एक एक सिंगल सिंगल नहीं प्रेजेंट होता है, एक यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है। एंड इसमें लगभग हर एक क्वांटासोम के अंदर 250 से 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या वेरियस पिगमेंट हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। उसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सारे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं 250 से 400 मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 250 टू 400 MOL, मोल, मोलर कंसंट्रेशन वाला मोल नहीं, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, किसके ये मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हम कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, CHL मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल,
आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत चीज़ें लिखा गया है, मैं एक बार फिर से समझा दूँ। तो ज़ैंथोफिल्स, तो सिंपल ये स्ट्रक्चर हमको नज़र आ रहा है। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है आउटर मेम्ब्रेन। दो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका इनर जो कंपार्टमेंट रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, इसमें बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का स्टैक नज़र आता है हमको, गट्ठर के रूप में नज़र आता है। एंड हर एक गट्ठर या स्टैक को हम ग्रैनम कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 20 से लेके 100 ग्रैनम प्रेजेंट होता है। ये ग्रैनम का एक जो कॉइन होता है इसको थाइलाकॉइड हम कहते हैं। थाइलाकॉइड के इनर सरफेस पे कुछ यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के। लगभग एक यूनिट में 250 से 400 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। किसके रहते हैं? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ऐसे क्लस्टर को ग्रैनम हम कह रहे हैं। एंड एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ थाइलाकॉइड है? स्ट्रोमा के अंदर। या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, या फ्रेट चैनल के नाम से कहते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो एक ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए से बना होता है। एंड इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन साइज जो है वो 70s टाइप का होता है। इसमें मेन पिगमेंट या मेन इंजाइम हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम रूबिस्को कहते हैं। ये इंटायर हमारा फिगर हो गया एक क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, आया समझ में सारे लोगों को? नहीं नहीं, नहीं ओपन रीजन में ही श्रेयांश होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो उसके केस में 55S था। लेकिन ये देखो, ये नॉर्मल हम प्लांट की बात करें, क्योंकि एनिमल्स में तो क्लोरोप्लास्ट पाया नहीं जाएगा। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया में भी जैसा क्रोमोसोम है वैसा नेकेड ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कह सकते हैं हम लोग कि यूकैरियोटिक जैसा है, प्रोकैरियोटिक जैसा ही है क्लोरोप्लास्ट। नंबर ऑफ ग्रैना रिपीट करें, नंबर ऑफ ग्रैना जो है वो लगभग 20 से लेकर 100 के बीच में रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो सारे लोगों को समझ में आया? जो लोग आज भी ज्वाइन किए हैं, आपको कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक गौरव, जिया, आपने शायद आज ज्वाइन किया है। तो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, मेन एंजाइम। अब एक एक करके हम देखेंगे भी कि क्या कौन से चीज़ों का क्या क्या फंक्शन होता है एक्चुअली। हो गया? अच्छा, नहीं हुआ होगा। बनाइए, 5 मिनट दे रहे, अच्छे से बनाइए। तो और नहीं, श्रेयांश, कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं होता है जिसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस कह रहे हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शन, बिकॉज इट हैज इट्स ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ह्यूमन में 70s एंड 80s होता है, क्यों नहीं होता है रौनक? हमारे में 80s ही है, साइटोप्लाज्म, हमारे साइटोप्लाज्म में 80s है, और हम कह सकते हैं 70s नहीं पाया जाएगा क्योंकि हमारे अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में 55s पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट तो पाया नहीं जाएगा हमारे अंदर। हो गया। नहीं हुआ शिवांगी, कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो नोट्स से भी आप लिख सकते हो। 80s क्यों नहीं होता है? 80s इसलिए नहीं होता है श्रेयांश क्योंकि इसका ओरिजिन भी प्रोकैरियोटिक होता है, या एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक ही होता है। हो गया। सर्कुलर डीएनए का इमेज कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए का इमेज होता है कोई स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं होता है, एक ही सिंगल होता है, वही वाइल्ड रहता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा फंक्शंस। फंक्शंस में सबसे पहला जो मेन फंक्शन है भाई, ये तो फोटोसिंथेसिस ही होगा। फोटोसिंथेसिस, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सोचो कि पूरे अर्थ का जो लाइफ है इसी फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि यही ना फूड को प्रोसेस कर रहा है या फिक्स कर रहा है, इसी के पास कैपेसिटी है। सेकंड जो है वो हमारा CO2 एंड ऑक्सीजन लेवल को भी बैलेंस करने का काम है, तो हम कह सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ O2 एंड CO2, बैलेंसिंग ऑफ O2 एंड CO2 इन नेचर। नेचर में बैलेंस करने का काम है इसका। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, देखो ये बड़ा ही जेनेटिक्स है, क्लास 12th में पढ़ना है हमको साइटोप्लाज्मिक। एक ब्रीफ हम नॉलेज दे दे रहे कि देखो मान लो कि हम ओवम की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ये स्पर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओवम के पास ना अगर मैं देखूं तो इसका न्यूक्लियस है 23 क्रोमोसोम के साथ, इसका है 23 क्रोमोसोम के साथ। ओवम के साइटोप्लाज्म में सारा वो चीज़ है जो कि एक जाइगोट बनाता है, सब चीज़। सिर्फ और सिर्फ उसको स्टिमुलस चाहिए कि अपने सेल साइकिल को पूरा करना है, तो इस मेल का न सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए, क्रोमोसोम चाहिए, सिंपल समझो। ये आके 46 कर देगा, बाकी जाइगोट में जो टोटल चीज़ रहेगा साइटोप्लाज्म का पार्ट, वो किससे आएगा? वो फीमेल से आएगा। अब साइटोप्लाज्म में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है,
क्लोरोप्लास्ट है, अगर मान लो हम प्लांट को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो मेल वाले से सिर्फ और सिर्फ हमको न्यूक्लियस चाहिए होता है फीमेल को। बाकी न्यूक्लियस जैसे ही उसका क्रोमोसोम ये ले लेगा, बाकी ये अपना खुद ही फर्टिलाइज हो गया कहते हैं। तो मेल का जो पार्ट होता है या मेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टिमुलस का काम करता है कि भाई फीमेल है, कैपेबल है, लेकिन उसको स्टिमुलेट कर देंगे कि अपना जो साइकिल है वो पूरा करने लगे, अपना ग्रोथ जो है वो पूरा करने लगे। तो यहीं पे ये काम करता है मेल न्यूक्लियस का। लेकिन इसके बाद से जो भी चीज़ें हैं वो फीमेल के ही द्वारा किस में आती है, जाइगोट के अंदर आती है। तो जो भी फीमेल के साइटोप्लाज्म में पार्ट है जो रेप्लिकेट कर सकते हैं, समझना इस चीज को, जिसमें अपना डीएनए, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो वर्ड आप जानते हो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिशन को ही इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं। एंड यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, साइटोप्लाज्म से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो दोनों के पास अपना ही डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। तो यहाँ पे भी हमको ये देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट impart in cytoplasmic inheritance, cytoplasmic इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मैंने बताया भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है क्या भाई। तो ये फीमेल से ही आएगा, फीमेल से ही आएगा, मतलब फीमेल एग से ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो चौथा फंक्शन क्या है, जो ग्रीनरी हमको देखने को मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट के ही चलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इम्पार्ट pleasing greenery, pleasing greenery to the earth। क्लोरोप्लास्ट इसके साथ साथ मेन एंजाइम रुबिस्को को कंटेन करता है, आयरन को कंटेन करता है, विटामिन ई होता है कंटेनिंग, या विटामिन ई का स्टोरेज करता है, विटामिन के का स्टोरेज प्लांट पे करता है। तो एज अ स्टोरेज हाउस भी काम कर रहा है, एज अ रिपोजिटरी हम कह सकते हैं या रिजर्वायर कह सकते हैं, वो भी काम कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली स्टोर्स विटामिन के, ई, आयरन एंड रुबिस्को एंजाइम या प्रोटीन हम कह सकते हैं। Chloroplasts store chloroplasts store vitamin K, E, iron and rubisco protein, rubisco protein एंड रूबेस्को प्रोटीन। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट के। अब हम बात कर रहे हैं इसके बायोजेनेसिस की। ठीक है, इसके डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आता होगा, इसका बायोजेनेसिस या ओरिजिन है क्या। तो बायोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं तो दो ही है बायोजेनेसिस। एक तो प्रोप्लास्टिड से आएगा, जाहिर सी बात है एक इनिशियल स्ट्रक्चर बनेगा फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, जिससे सारे प्लास्टिड्स बनते हैं। दूसरा एग्जिस्टिंग प्लास्टिड भी डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन से, एंड वो नए प्लास्टिड का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी
डिफीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स। तो ये हमारा प्लास्टिड जो है वो एज एन ऑर्गेनेल खत्म हो गया। अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या चीज़ें याद करिए। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में सेल की। हिस्ट्री में हम लोगों ने सेल थियरी, सेल प्रिंसिपल, जिसको सेल डॉक्ट्राइन भी हम कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या है, सेल के स्ट्रक्चर को देखा, जिसमें सेल एनवेलप पार्ट है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल एनवेलप में हमने 3 स्ट्रक्चर्स को देखा था। सबसे बाहर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा जो था वो था सेल वॉल। तीसरा जो था वो था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। सेल मेम्ब्रेन में फिर हम लोगों ने मॉडल्स पढ़े थे, ट्राइलैमेलर मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फिर हमने साइटोप्लाज्म को स्टार्ट किया था। तो उसका 2 पार्ट था। लिक्विड वाला जो पार्ट है उसको साइटोसोल कहते थे, एंड जो सॉलिड पार्ट था वो था सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल में भी हम लोगों ने जो लिविंग पार्ट है, सॉलिड पार्ट को ट्रोफोप्लाज्म कहते थे, जिसका लिविंग पार्ट है सेल ऑर्गेनेल, एंड नॉन लिविंग जो पार्ट था वो था नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन, हम लोग जो कि पढ़ेंगे बाद में हम लोग। अभी हम लोग लिविंग पार्ट यानी कि सेल ऑर्गेनेल को पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला है कि कुछ ऑर्गेनेल्स कंबाइन करके या कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जिनको एंड टुगेदर दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने 4 ऑर्गेनेल को पढ़ा था। सबसे पहला जो ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में हमने देखा। दूसरा गोल्गी बॉडी के बारे में देखा। तीसरा लाइजोसोम्स के बारे में देखा एंड चौथा वैक्यूल्स के बारे में देखा। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट किया, वो फिनिश किया, एंड ये था मेजर ऑर्गेनेल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि सारे सेल में पाया जाता है, कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें नहीं पाया जाता है। ये वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसके ऊपर से कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल भी है एनिमल सेल में, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड राइबोसोम्स है, इनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल है। इससे स्मॉलेस्ट कोई सेल ऑर्गेनेल होता नहीं है। एंड ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम पैलेड था, या जॉर्ज पैलेड उनका नाम था। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था, इसीलिए इनको हम पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये राइबोसोम बेसिकली अपने साइज के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लार्जर इन साइज होते हैं, दूसरे स्मॉलर इन साइज होते हैं। एंड लार्जर वाला जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, एंड स्मॉलर वाला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। दोनों के साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक में ऑर्गेनेल में अलग पाया जाएगा, स्मॉल वाला पाया जाएगा। लेकिन 2 तरह का 80S एंड 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। एस यहाँ पे एक यूनिट है जिसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या फिर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को दिया था, उनका नाम स्वेडबर्ग था। स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक बड़ा सब यूनिट होता है जिसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं, एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक छोटा होता है जिसको स्मॉलर सब यूनिट हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80S राइबोसोम की हम बात करें तो उसमें लार्जर सब यूनिट 60S है एंड स्मॉलर वाला 40S है। तो एक क्वेश्चन होता है कि भाई 60-40 मिला के तो 100 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे में वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, एप्रेस्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलके 80S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं एक आयन का कंसंट्रेशन बड़ा ही मैटर करता है। वो आयन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन है, उसके कंसंट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है, मोलर कंसंट्रेशन का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जिसके नीचे वो दोनों सब यूनिट बिखर जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ द या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो हर फंक्शन में काम आता है, क्योंकि हर फंक्शन मोस्टली प्रोटीन से ही होता है। हर कैरेक्टर जो है वो प्रोटीन से ही डिसाइडेड होता है ज़्यादातर। तो हम कह सकते हैं ये इसके बिना सेल हो ही नहीं सकता है, या जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो मेन लाइफ लाइन जो सेल का खींच रहा है वो राइबोसोम ही है, एंड राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल भी हम लोग कहते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम स्टार्ट करते हैं, वो है राइबोसोम।
ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया राइबोसोम के बारे में। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है, वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं तो राइबोसोम्स को इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं हम लोग, इंजन ऑफ सेल। ठीक है, इसको इंजन ऑफ सेल कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे भाई, इनका नाम जॉर्ज पैलेट था। जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट की हम बात कर रहे हैं तो 1953 में डिस्कवर किए थे, 1953 में, 1953 में ये डिस्कवर किए थे इसको। एंड मेनली ये क्या है, आरएनए से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है, एंड इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बना हुआ क्या चीज से है, मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। एंड द हाईलाइट पॉइंट इज कि ये भाई साहब मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस। ठीक है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता है। एंड क्योंकि ये जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवर किया था, इसी वजह से राइबोसोम को हम भाई पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, पैलेट पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो ये तो हमारा एक ब्रीफ हम कह सकते हैं कि इंट्रो हो गया। अगर मैं साइज की बात करूं, साइज की बात करूं राइबोसोम की, तो राइबोसोम का साइज जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। साइज की हम बात करें तो राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, बहुत छोटा साइज होता है। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो 15 × 20 नैनोमीटर होता है डायमेंशन इसका, बहुत छोटा होता है। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं इस, और देखो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, ये ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसको ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी हम लोग कहते हैं। अब देखो, या फिर इसको एक और नाम दिया गया क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के काम आता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ सेल। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो अब हमको टाइप्स ऑफ राइबोसोम देखना है। दो तरह का टाइप है भाई, एक टाइप है कौन सा, यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। तो नेक्स्ट जो है हमारा, हम कह सकते हैं ये है इसका टाइप्स। और अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो भाई टाइप्स तो दो तरह का हो गया, एक हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक हो गया, दूसरा वाला जो हो गया वो प्रोकैरियोटिक हो गया। तो दो टाइप्स में देखने को हमें मिल रहा है
एक हो गया यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम, दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक बड़े सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो बड़े सेल ऑर्गेनेल होंगे तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं ये साइज में भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये भाई 80s टाइप का होता है, ये वाला जो है वो 70s टाइप का होता है। यूकैरियोटिक की हम बात करें तो ये इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। वहीं पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो 70s टाइप का होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हम कह सकते हैं अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक cell and also in organelles of यूकैरियोटिक सेल। लिख लीजिएगा यूकैरियोटिक सेल, लास्ट में यूकैरियोटिक सेल है, लिख लीजिएगा फिर। तो ये हमको देखने को मिल रहा है भाई दो तरह का, नोट कीजिए तो। हो गया? चलिए गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने साइज के लिए यूनिट कौन सा बताया भाई? एस या स्वेडबर्ग यूनिट हम कह सकते हैं, एस यूनिट
इसी को हम स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं भाई। स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड इसी को ना सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी। सेडिमेंटेशन क्या है भाई, सिंपल समझना कि सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेट समझ रहे हो कि उसको हम लोग घुमा रहे हैं डेंसिटी बेसिस पे है, तो जाहिर सी बात है जो भारी होगा जल्दी सेडिमेंट करेगा, ठीक है, तो जो हल्का होगा देर से करेगा। तो इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड, मतलब साइज हम डायरेक्टली तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, इतना छोटा है कि इंच टेप लेके नाप नहीं सकते, तो उसका इनडायरेक्ट मेथड हम लोग डिवाइस किए कि भाई सेडिमेंटेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक इनडायरेक्टली मेथड है साइज और डेंसिटी बताने का। इनडायरेक्टली मेजर of density and size, density and size, इनडायरेक्ट मेथड है भाई। अब देखो हर राइबोसोम में दो सब यूनिट्स है, ठीक है, हर राइबोसोम में दो सब यूनिट है, ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स। जैसा कि हम लोगों ने देखो पढ़ा था, बताए थे रफ ईयर, और बताए थे लार्जर सब यूनिट से जुड़ा होता है राइबोफोरिन की मदद से। तो ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, टू सब यूनिट्स, दो भाई सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से वो सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, एक लार्जर होगा, दूसरा वाला क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट होगा। अगर मैं 80S राइबोसोम की बात करूं तो इसमें दो सब यूनिट है, एक लार्जर वाला 60S है एंड स्मॉलर वाला जो है वो 40S है। वहीं पे अगर मैं 70S राइबोसोम की बात करूं तो ये 50S है और 30S है। तो दो सब यूनिट यहाँ पे भी प्रेजेंट है इसके। ये इन दोनों सब यूनिट के अटैचमेंट के लिए कि एक दूसरे से अटैच रहेगा, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कह सकते हैं मैग्नीशियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन is essential essential for the binding of the two subunits of the two subunits of राइबोसोम, ठीक है। मिनिमम जो कंसंट्रेशन चाहिए दोनों के बाउंडेशन के लिए, मिनिमम जो कंसंट्रेशन चाहिए दोनों के बाउंडेशन या बाइंडिंग के लिए वो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 plus is 0.1 या फिर हम कह सकते हैं 0.001 मोलर कंसंट्रेशन। कैपिटल एम इज फॉर मोलर कंसंट्रेशन, आप जानते हैं मोलरिटी के बारे में आपने पढ़ा है। अगर इस मोलरिटी को हम 10 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, 10 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, मतलब 0.001 के जगह 0.01 यूज करते हैं, तो इतना ज्यादा सब यूनिट है कि आपस में ही सब यूनिट कंबाइन करेगा, एक दूसरे से नहीं करेगा, मतलब 60s आपस में ही कर जाएगा।
और हम कह सकते हैं ओवरऑल कर जाएगा, सॉरी 80s आपस में कंबाइन कर जाएगा, 70s आपस में कंबाइन करना स्टार्ट करेगा। मतलब राइबोसोम तो सब यूनिट तो जुड़ गए, और जुड़ के जो राइबोसोम बना वो भी आपस में डाइमर बनाने लगेगा। तो अगर हम कंसंट्रेशन को 10 गुना बढ़ा देते हैं तो डाइमर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी कहने का मतलब राइबोसोम फ्री होगा, अकेला होगा तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, डाइमर बनेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। हो गया? नहीं, बता दे रौनक। क्रिश, लास्ट लाइन मैंने बोला कि अगर इस कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं जो कि इतना मिनिमम चाहिए, ठीक है, कि भाई इतना रहेगा तभी ये दोनों, ये और ये आपस में जुड़ा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई इतना जुड़ने के लिए ये कंसंट्रेशन चाहिए। अगर इसका 10 गुना बढ़ा देते हैं, मतलब 0.001, एक जीरो हटा दो, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन करते हैं, तो ये दोनों तो जुड़ा ही हुआ है आपस में। जो 80s बना है, ऐसा 2 80s भी आपस में जुड़ जाएगा तो डाइमर बन जाएगा। डाइमर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा जुड़ा रहेगा, स्मॉलर स्मॉलर से लार्जर लार्जर से, हम दोनों आपस में जुड़ जाएगा। चलिए, हम कह सकते हैं कि इफ मैग्नीशियम कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो गया भाई, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, राइबोसोम डाइमर बन गया, राइबोसोम डाइमर फॉर्म। फॉर एग्जांपल 80s प्लस 80s कंबाइन करेगा। अब देखो, कंबाइन करना चाहिए था तो 161 था, लेकिन फिर अगेन वो एक दूसरे में धंसा हुआ होता है तो 120s होता है, राइबोसोम बनता है। 70s कंबाइन करके 140 बनना चाहिए था, लेकिन वो एक दूसरे में धंसा हुआ होता है, अप्रेस्ड होता है, तो 100s डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम की बात करूं कि भाई केमिकली राइबोसोम कैसा होता है, थोड़ा ये देखते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम बना हुआ क्या चीज से, आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, जाहिर सी बात है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं। इसमें अगेन हमको पढ़ना क्या क्या है, तो हमको भाई देखना है यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कि 60s क्या चीज़ से बना होता है, 40s क्या चीज़ से बना होता है, ये सारी चीज़ें। तो दो तरह के, सबसे पहले राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं। एक हो गए भाई हमारे 70s राइबोसोम, दूसरा हो गया 80s राइबोसोम। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में क्या है, 70s में आरएनए ज़्यादा होता है, प्रोटीन जो है वो कम होता है। वहीं पे हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, आरएनए कम होता है। तो सबसे पहले हम 70s की बात करें तो इसमें 60% जो होता है ना, वो आरएनए होता है। एंड आरएनए 3 तरीके का होता है, हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। यहाँ पे समझिए, जिस आरएनए से राइबोसोम बना रहता है उसको आरआरएनए कहते हैं, या इसी को राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो 60% आरआरएनए से बना होता है एंड 40% ही क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वहीं पे हम 80s राइबोसोम की बात करें तो ये 40% भाई उल्टा है, याद रखिएगा। 70s में क्या है, 60% आरआरएनए, आरएनए कंटेंट ज़्यादा है। वहीं पे 80s में क्या है, आरएनए कंटेंट जो है वो कम है,
एंड प्रोटीन कंटेंट जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, 60% भाई प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन को हटाओ, प्रोटीन तो सब एक जैसा होगा, हम आरएनए की बात कर रहे हैं या आरएनए की बात कर रहे हैं कि कैसा तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो भाई 70s में क्या क्या चीज़ें हैं और 80s में क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ पे हमको चार चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या क्या भाई। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पे 70s में क्या हो जाएगा, 50s होगा। फिर क्या होगा, 30s होगा। वहीं पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, 60s होगा लार्जर सब यूनिट, 40s होगा स्मॉलर सब यूनिट 80s के अंदर। तो यहाँ पे हमको देखने को ये भाई मिल रहा है, ये हो गया हमारा 50s, 30s, 60s एंड 40s। तो ये हमको चार एस दिख रहा है। एस का मतलब है क्या, क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 50s से स्टार्ट करूँ तो इसमें आर आर एन ए से ये बना हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। 23s और 5s ये भी छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ है। आर आर एन ए 50s है, 23s, सॉरी 50s जो है वो 23s और 5s से बना हुआ है। वहीं पे 30s की हम बात करें तो ये बना हुआ है आर आर एन ए 16s, 16s याद रखिएगा, 16 16 32 होगा लेकिन वो 30 रहता है, दो रहता है। 60s की बात करें तो ये आर आर एन ए सबसे पहले 28s, 5.8s एंड 5s, ये तीन से बना होता है। एंड वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 40s की। तो 40s क्या चीज़ से बना हुआ है, 18s से बना हुआ है, आर आर एन ए 18s। अब याद रखिएगा इसको, ये फैक्चुअल डेटा है, सीधे इसको याद रखना है हमको, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये फैक्चुअल डेटा है, इसको सीधे याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के काम आएगा आपके। केमिकल कंपोजिशन की बात करें 70 80 70 60, 70 में याद रखें प्रोकैरियोटिक में आरएनए ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, 60-40 का रेशियो है। यहाँ पे क्या है, 40-60 का रेशियो है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक किस चीज़ से बना है, 60-40, 60 बना है 28 28 5.8 5, 40 का चीज़ से बना हुआ है 18। फिर हम 50 की बात कर रहे हैं तो 23 5, 30 की बात कर रहे हैं 60। बस इतना याद रखिएगा, नंबर याद रखिएगा इसमें। हो गया। अच्छा कौन कौन किसका आज पहला क्लास है, काइंडली हैंड रेस कीजिए, मुझे पता चलेगा। हाँ कुछ ही बोलिए, कुछ बोल रही हैं। सारे लोगों का पहले से क्लास किया हुआ है, कोई नया भी है। हो गया क्वेश।
तो सारे लोग पहले से क्लास कर रहे हैं, आई थिंक कोई नया नहीं है, वो नहीं बता रहे जो भी नए हैं। तो पढ़ाई समझ में आ रही है, आधा से ज़्यादा हम लोगों का हो गया है। तो यही पूछना है कि पढ़ाई समझ में आ रही है, ये हार्ड लग रहा है कि ज़्यादा आसान लग रहा है, एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है आवाज़। कृष, मैं पूछ रहा हूँ कि आधा से ज़्यादा चैप्टर हम लोगों का हो गया है, तो पढ़ाई समझ में आ रही है, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एकदम ही नहीं आ रहा है, या बहुत आसान लग रहा है? हाँ, बीच का है, मीडियोकर चल रहा है, ऐसा नहीं है ज़्यादा इजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हार्ड तब तक ही है जब तक वो समझ में नहीं आता है। आसान चीज़ें भी कभी कभी हार्ड लगती हैं, लेकिन ये तो खैर स्विच हो रहा है एक सिलेबस में, आपको वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे। बायोलॉजी में तो ये सारे बहुत, देखो सेल में तो आपने पहले भी पढ़ा है, सेल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई होगा आपको। सिलेबस स्विच केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, जो सिलेबस में अंतर रहता है, चीज़ें काफ़ी वास्ट हो जाती हैं। हो गया, चलिए देखिए। अब इसके बाद से एक स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है जिसको राइबोजाइम कहते हैं, या इसी को हम लोग पॉली राइबोसोम कहते हैं, या इसी को अर्बोसोम कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, समझना है इस चीज़ को। आपने जीन वर्ड सुना है क्या? तो बता सकता है जीन क्या होता है? एनीवन? सेक्शन ऑफ डीएनए, बिल्कुल। कैसा सेक्शन होता है रौनक, आप बता सकते हैं? पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इनहेरिटेंस। हाँ, समहाउ हम कह सकते हैं, बिल्कुल। कंटेन्स ट्रेट्स, इनहेरेंट कैरेक्टर्स, जी बिल्कुल। देखिए, सिंपल समझना ना इस चीज़ को कि हम कह रहे हैं ये डीएनए है हमारा, ठीक है। डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। अब मान लो ये हम कोई भी कैरेक्टर ले लो, तो कोई कैरेक्टर हम ले लिए, जैसे कि कैरेक्टर का नाम हो गया, मान लो हमारा हेयर कलर हो गया, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ग्रे होगा, सिल्वर होगा, ब्लू होगा, क्या होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? किसी तरह का कोई प्रोटीनेस या सब्सटेंस ही डिसाइड करता है। तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं एक तरह का प्रोटीन, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि इसमें एक तरह का पिगमेंट होता है जिसको मिलेनिन कहते हैं। जितना ज़्यादा मिलेनिन होगा उतना ज़्यादा काला हेयर होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा गोल्डन होगा, वाइट होगा। तो मिलेनिन पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तरह का प्रोटीनेशियस पिगमेंट है ये प्रेजेंट। तो प्रोटीन जो है वो बनाता कौन है? तो प्रोटीन कैसा बनेगा? आप समझो, प्रोटीन तो बहुत तरह का बन सकता है। प्रोटीन्स के यूनिट्स की हम बात करें तो एमिनो एसिड्स होते हैं, ए एमिनो एसिड्स इसको हम लोग बोलते हैं, या एमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए इस चीज़ को, एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं भाई। तो एमिनो एसिड्स है क्या? सबसे पहली बात, एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं, तो एमिनो एसिड्स है क्या? सबसे पहली बात। और एमिनो एसिड्स, अगर मैं सेल के अंदर की बात करूं एमिनो एसिड्स, तो मोर देन 300 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। लेकिन ये एमिनो एसिड ना, इसमें से मैक्सिमम 90% जो एमिनो एसिड होते हैं ना, या 92 या 93% बोल सकते हैं हम लोग, वो एक्चुअली आपस में जुड़ नहीं सकते। मतलब एमिनो एसिड है, आपस में दूसरा फर्स्ट एमिनो एसिड के साथ दूसरे एमिनो एसिड के साथ कंबाइन नहीं कर पाता है। तो जब तक एमिनो एसिड कंबाइन नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं एक दूसरे से, हम बोल नहीं सकते कि वो प्रोटीन बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक समझना कि
यूनिट को हम प्रोटीन नहीं बोल सकते। हम ईंटा को कभी दीवार नहीं ना बोल सकते। ईंटा जब जुड़ेगा तभी तो वो दीवार है, सिंपल सा चीज़ है। तो प्रोटीन वो दीवार है एंड उसका बिल्डिंग ब्लॉक वो ईंट है। तो ईंट बहुत सारा सेल में पाया जाता है, मतलब एमिनो एसिड मोर देन 300 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से मात्र 20 ऐसे ही एमिनो एसिड्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो आउट ऑफ 300 एमिनो एसिड्स only 20 amino acids are involved in protein synthesis। ये समझ में आया? अब देखो, ये 20 एमिनो एसिड्स हम लोग पढ़ेंगे, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे भी हम लोग, और डाइट जब पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ में भी एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो एमिनो एसिड्स वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दो कैटेगराइज करते हैं। एक को एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं, जिसको जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसको हम बाहर से लेना एसेंशियल हमारे लिए, डाइट के रूप में हम लेते हैं। और 10 ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करता है, तो उनको हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। तो सिंपल है, एमिनो एसिड का जुटना तब क्या बनेगा, प्रोटीन। मेरा समझाने का पर्पस यही है, एमिनो एसिड जुटेगा तब प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन तो बहुत तरह का बनेगा। अब 20 एमिनो एसिड है तो वो किस सीक्वेंस में जुड़ेगा, मान लो एक तरह का A 1 1 1 1 1 5 जुड़ा, फिर 2 3 4 जुड़ा, फिर 1 1 1 5 जुड़ा। ये जो सीक्वेंस है ना कि कैसा एमिनो एसिड सीक्वेंस में किस सीक्वेंस में जुड़ेगा, कि पहले कौन रहेगा, बाद में कौन रहेगा, लगातार कौन रहेगा, तो ये जो सीक्वेंस है ये डिसाइड होता है एक तरह के मैसेज से, या हम उस चीज को कोड कहते हैं या कोडोन कहते हैं। अगर टेक्निकली बात करें तो उसको कोडोन कहते हैं हम लोग। एंड ये जो कोडोन है ना, कि कैसा सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा इस प्रोटीन के अंदर, कि भाई एमिनो एसिड फर्स्ट रहेगा, फिर एमिनो एसिड फिफ्थ रहेगा, फिर एमिनो एसिड फोर्थ रहेगा, फिर थर्ड रहेगा एमिनो एसिड। ये जो सीक्वेंस है कि कैसा सीक्वेंस, ये कोडोन कहाँ रहता है, तो ये सीक्वेंस में रहता है। ऐसे हम कह सकते हैं ये कहाँ रहता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसको, क्योंकि ये मैसेज को कंटेन करता है, तो इसको mRNA बोलते हैं। क्या हार्ड हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है सबको? किसको नहीं आ रहा है? चीजें बाउंस कर रही हैं, ईमानदारी से बोलिएगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आवाज आ रही है मेरी? समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है सारे लोगों को? ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं क्या कि कैसा प्रोटीन बनेगा, ये कोडिंग कहाँ से मैसेज आया, mRNA से। तो mRNA, अब प्रोटीन तो डायरेक्टली बनाएगा नहीं, तो mRNA ना एक स्ट्रिंग जैसा होता है, ऐसे धागा जैसा होता है। इसमें ऐसे कोड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं हम कह सकते हैं। एंड इसी धागा में क्या है, राइबोसोम के यूनिट अटैच हो जाते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। एंड यही क्या होता है, एक और तरह का राइबोसोम होता है, एक और तरह का हम कह सकते हैं आरएनए प्रेजेंट होता है, जिसको टीआरएनए कहते हैं। ये इससे आके जुट जाता है ऐसे, एंड इसी मैसेज को ये रीड करता है, एंड एमिनो एसिड को जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसको जोड़ना स्टार्ट करता है ऐसे चेन के रूप में। तो चेन के रूप में ये जोड़ना स्टार्ट करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन बनाएगा कौन, राइबोसोम, लेकिन कैसा प्रोटीन बनाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, mRNA। इतना क्लियर है? तो mRNA से राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का बनना, इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैसेज को हम कह रहे हैं कि भाई किसके फॉर्म में ट्रांसलेशन हुआ है या ट्रांसलेट हुआ है, तो प्रोटीन या एमिनो एसिड्स के फॉर्म में। इसीलिए इस मैकेनिज्म को ट्रांसलेशन के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये आरएनए के पास मैसेजेस कहाँ से आए, तो ये आरएनए के पास मैसेजेस आए, डीएनए उसको बना के दिया। मतलब डीएनए आरएनए पहले बनाता है, क्योंकि खुद वो क्या है, एक्टिव तो नहीं है। खुद एक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में वो जुटा हुआ है, तो खुद तो वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है राइबोसोम की मदद से। तो वो क्या बनाता है भाई, हम एक सिपाही को तैयार कर दिए जिसका नाम है आरएनए, कि वो जाके अब जंग लड़ेगा, हम खुद काम नहीं करेंगे। तो खुद उसको क्या किया, मैसेजेस को इनकोड किया, चेंज किया भाई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
तो मैसेजेस को ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखते नहीं बोलते, हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। एक लिपि, स्क्रिप्ट से वर्ड्स बनाए, स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, एक एक लैंग्वेज या स्क्रिप्ट, एक लिपि से दूसरे लिपि में ट्रांसलेट करने को ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, लेकिन थाइमीन के जगह क्या है, आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस। ये शुगर की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो राइबोज शुगर उसमें रहता है। तो क्या हो रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस में चेंजेस हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मैसेजेस एक एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के रूप में स्विच कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा समझाने का यही मतलब है कि राइबोसोम किसकी मदद से प्रोटीन बना रहा है, एमआरएनए। क्योंकि मैसेजेस की कैसा एमिनो एसिड जुटेगा प्रोटीन के अंदर, कि पहले कौन रहेगा बाद में कौन रहेगा, ये डिसाइड कौन कर रहा है, एमआरएनए। एमआरएनए के पास वो सारे मैसेजेस कहाँ से आते हैं, डीएनए की मदद से। तो डीएनए एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए प्रोटीन बनाता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। बिल्कुल श्रेयांश। क्रिस अब बाउंस हो रहा है। अच्छा, सिंपल से फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिंपल ज़्यादा इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखिएगा कि ये भाई डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए। बस सिंपल सा यही है फंडा इसमें। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग, काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम लोग थे यहाँ पे। हम कह सकते हैं at the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis, several ribosomes, ये लास्ट हमारा आज का टॉपिक है राइबोसोम। ये फिनिश भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। कल हम लोग साइटोस्केलेटन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। become attached become attached to mRNA एंड फॉर्म, एंड इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। फॉर्म पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, या इसको पॉलीसोम भी कहते हैं हम लोग, पॉलीसोम। और इसी को अर्गोसोम भी कहते हैं, अर्गोसोम। तो भाई अर्गोसोम हो गया, सेम स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम। अब राइबोसोम क्या है, बीड्स की तरह मूव करना स्टार्ट करेगा, जस्ट लाइक माला। माला में क्या है, राइबोसोम मूव करना स्टार्ट करेगा, जहां जहां थ्रेड आएगा, जो जो मैसेज होगा उस रूप में प्रोटीन में एमिनो एसिड वो डालता चला जाएगा। तो राइबोसोम बीड्स की तरह मूव करते हैं। राइबोसोम्स मूव अलोंग the mRNA like beads on a string, beads on a string, beads on a string during protein synthesis, during protein synthesis. अब देखो,
लार्जर सब यूनिट में ना इसमें एक एंजाइम रहता है, जो कि एंजाइम काम क्या करता है कि एमिनो एसिड को ना एक एक आरएनए से दूसरे आरएनए में ट्रांसफर करने का काम करता है। इस एंजाइम को पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, जो कि 23S आरएनए से बना होता है, या 23S आरएनए हम लोग कह सकते हैं, जो कि 23 किस में है, 50S वाले कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन में एमिनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है ना, देखो CONH बॉन्ड भी कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स में पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इसके बाद के जो चैप्टर है बायोमोलिकुल्स उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी। हम हम कह सकते हैं लार्जर सब यूनिट larger subunit contains larger subunit contains peptidyl transferase enzyme, peptidyl transferase enzyme, जो कि बना हुआ क्या चीज से, 23S rRNA, 23S rRNA से बना है, which helps in which helps in the formation of which helps in the formation of peptide bond peptide bond during protein synthesis। मतलब दो एमिनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, उसी बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये एंजाइम हेल्प करता है। ये एंजाइम को एक साइंटिस्ट ने राइबोजाइम नाम का एंजाइम कहा। इस इसी को एग्जाम्पल ऑफ राइबोजाइम कहा नोलर नाम के साइंटिस्ट ने। राइबोजाइम तो पॉलीराइबोसोम अलग चीज है, राइबोजाइम अलग चीज है। राइबोजाइम कौन सा एंजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो कि नोलर ने कहा था राइबोजाइम 1990। एक और प्रोटीनेशियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर ना प्रोटीन ना क्वाइल करता है, कि वो हम कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहेगा कि सेकेंडरी में रहेगा कि टर्शियरी में रहेगा, वो एक दूसरे से क्वाइल करता है। प्रोटीन बनने के बाद एमिनो एसिड्स क्वाइल करना स्टार्ट करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एमिनो एसिड्स क्वाइल करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एक प्रोटीन हेल्प करता है। इस प्रोटीन को हम लोग एक्चुअली कहते क्या है, इसको चैपरॉन्स कहते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रहते हैं जो कि फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं, इन प्रोटीन्स को चैपरॉन्स कहते हैं। यहाँ तक लिखिए तो। एंड इसी के साथ हमारा ये राइबोसोम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट हमें पढ़ना है। एंड लास्ट फिर है सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आ जाएंगे, न्यूक्लियस से ही एंड हो जाएगा। इस वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिए, लिख दे रहे, चेंज कर रहे स्लाइड। लिखिए का पॉइंट देखिए, आफ्टर synthesis after synthesis of
proteins on ribosomes. On ribosomes, they are transported they are transported in cytoplasm and organelles. Next, the proper folding the proper folding and transport transport of proteins is assisted by specific proteins called chaperones. chaperones, chaperones. इनको हम लोग chaperones कहते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों का राइबोसोम फिनिश हो गया. यहाँ तक लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा. हो गया. Next topic will be cytoskeleton. Yes. ह्यूमन में जो भी चीज़ें हैं ना श्रेयांश, वो चीज़ एक्सपेरिमेंट अब उतना नहीं किया जाता है. मतलब बना तो सकते ही है, लेकिन नहीं किया जाता है. बहुत चीज़ सोशियो इकोनॉमिक या सोशली अनएक्सेप्टेड होने के चलते वो चीज़ बैन है ह्यूमन में करना. चलिए, तो एंड कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. मेलानिन कम हो जाएगा फिर हेयर में.